Hey guys, this is me, Rabi here. This is your boy Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आजू राबी गैंग को ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल भी है बाय द नेम राबिया नाज़म, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो उसको भी गाइस जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं वीडियो की टाइटल की तरफ। टाइटल तो गाइस आज हम वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। उसका टाइटल है इंडिया ऑयल डिस्कवरी। कैन इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट इन क्रूड ऑयल, अंडमान ऑयल एक्सप्लोरेशन। लगता है ऑयल एक्सप्लोर हुआ है इंडिया में, वो भी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में जो हैं उधर किसी एरिया में। लेट्स वॉच। भारत वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर कंट्री है। भारत अपनी टोटल नीड का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिससे हर साल भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने $119 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत ने रिकॉर्ड $158 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जिसके चलते भारत का ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड बढ़ गया था। तो भारत के ऑयल इंपोर्ट को कम करने के लिए और साथ में ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भारत सरकार भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ऑयल डिस्कवरी कर रही है, ताकि भारत का ऑयल इंपोर्ट कम हो सके। और अच्छी न्यूज ये है कि पिछले कुछ महीनों में भारत के इकोनॉमिक जोन में बहुत सारे तेल के भंडार मिले हैं, जिसके चलते भारत का ऑयल इंपोर्ट आने वाले समय में कम हो सकता है। और इससे भारत हर साल जो हजारों करोड़ों रुपए तेल में खर्च करता है उसे बचा सकता है। इसके अलावा कुछ सर्वे ने एस्टिमेट लगाया है कि भारत के अंडमान के पास इतना तेल है कि भारत 70 साल तक अपनी ऑयल नीड को पूरा कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के ऑयल डिस्कवरी के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमिंग देश है। जैसे जैसे भारत तेजी से ग्रो कर रहा है, भारत की एनर्जी नीड्स साल दर साल बढ़ती जा रही है और अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए भारत को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर पे करना पड़ता है, जिससे भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का जितना मर्चेंडाइज इंपोर्ट होता है उसमें 25% शेयर सिर्फ क्रूड ऑयल का होता है। तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करने के लिए भारत सरकार डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगी हुई है और साथ में भारत सरकार ऑयल एंड गैस के लिए नई जगह एक्सप्लोर करने में भी लगी हुई है, ताकि भारत का इंपोर्ट कम हो सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ये अब क्यों कर रही है, पहले क्यों नहीं कर रही थी। तो देखो, कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत आज के समय जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसका 3 गुना वो 2050 तक यूज करने वाला है, जिससे भारत में ऑयल एंड गैस की डिमांड आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। तो इसीलिए भारत अपने इकोनॉमिक जोन में ऑयल एंड गैस के भंडार को ढूंढ रहा है। देखो, हर देश का अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पे देश नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग करते हैं ताकि देश को फायदा हो सके। भारत की बात करें तो भारत के पास भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल दोनों जगह पे है। भारत ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 के जो एरियाज हैं वहां पे भारत सरकार माइनिंग करती है और मिनरल्स का यूज करती है। कैटेगरी 2 जो येलो एरिया है, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं पर उन एरिया को भारत ने अभी डेवलप नहीं किया है और वहां के रिसोर्सेज का यूज भी नहीं कर पा रहा है। कैटेगरी 3 का जो एरिया है वो प्रोस्पेक्टिव एरिया है, जहां पे एक्सप्लोरेशन हो रही है या करनी बाकी है। देखो, भारत के पास अच्छा खासा इकोनॉमिक जोन है, पर भारत आज तक उसका अच्छे से फायदा नहीं उठा पाया है। भारत ने आज तक अपने कोस्टल एरिया के इकोनॉमिक जोन में प्रॉपर तरीके से रिसर्च ही नहीं करी है, जिसके चलते भारत को रिसोर्सेज का ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है। पर पिछले 4-5 सालों में मोदी सरकार ने भारत के कोस्टल एरिया और अंडमान के आसपास के इकोनॉमिक जोन में रिसर्च करना शुरू कर दिया है, जिससे भारत को अब ऑयल एंड गैस के रिजर्व मिलना शुरू हो गए हैं। भारत को पहला ऑयल रिजर्व कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिला। Now, the Indian government has announced fresh oil discovery in the Krishna Godavari basin. Indian Union Minister for Petroleum and Gas says oil production by state-owned oil corporation ONGC has started. आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से 30 किलोमीटर दूर कृष्ण गोदावरी बेसिन है, जहां पे भारत की ONGC गैस की प्रोडक्शन करती है और वहीं पे भारत को ऑयल मिला है। ONGC ने कृष्ण गोदावरी बेसिन से 3.5 किलोमीटर डीप सी वाटर से ऑयल को निकाला है। ONGC को वहां पे 26 ऑयल वेल मिले हैं, जिसमें से 4 में से अभी तेल निकाला जा रहा है। अभी पर डे 8 से 9 हजार बैरल की प्रोडक्शन हो रही है, पर मई जून तक सभी वेल में से तेल निकाला जाएगा और पर डे 45,000 बैरल की प्रोडक्शन होगी। एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है। भारत में जितनी ऑयल की प्रोडक्शन होती है उसका अकेले 7% प्रोडक्शन यहीं से होगा। कृष्ण गोदावरी बेसिन में ऑयल ढूंढने का काम 2016 में शुरू किया गया था, पर पेंडेमिक के चलते इसमें डिले होता गया। इस ऑयल रिफाइनरी में ONGC ने $5 बिलियन
कैपिटल एक्सपेंडिचर और $5 बिलियन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया है, जिससे यहाँ पे 16 साल तक प्रोडक्शन होगी। इसके अलावा ONGC को महानदी बेसिन में 2 गैस के रिजर्व भी मिले हैं। ओडिशा के पास महानदी रिवर है, तो उसके कोस्टल एरिया पे ONGC को 2 गैस के रिजर्व मिले हैं। पहला रिजर्व 714 मीटर डीप है, जहां से 3 लाख क्यूबिक मीटर पर डे गैस निकल सकती है। दूसरा रिजर्व 1100 मीटर डीप है। भारत अपनी टोटल गैस नीड का 50% गैस इंपोर्ट करता है और बाकी का 50% अपने यहाँ प्रोडक्शन करता है। तो फ्यूचर में अगर महानदी बेसिन से गैस की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो भारत का गैस इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। इसके अलावा ONGC अंडमान में भी ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन की तैयारी कर रहा है। 2021 में ONGC ने अंडमान के 2 ब्लॉक में सर्वे करवाना शुरू किया था, ये जानने के लिए कि कहाँ पे कितना ऑयल है और कितनी गैस है। तो वो अब सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे में पता चला है कि भारत के अंडमान के आसपास बहुत सारे ऑयल एंड गैस के रिजर्व हैं। एक ब्रॉड एस्टीमेट के मुताबिक अंडमान के आसपास 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 17 बिलियन टन ऑयल एंड गैस के रिजर्व हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे इतना ऑयल हो सकता है कि इससे भारत की 70 साल की ऑयल नीड को फुलफिल किया जा सकता है। मई में अंडमान के कई लोकेशन में ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी और उस समय पता चलेगा कि क्या सच में अंडमान में इतना ऑयल है या नहीं। वैसे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब अंडमान के आसपास इतना ज्यादा रिसोर्सेस है तो भारत सरकार ने अब तक अंडमान से ऑयल एंड गैस क्यों नहीं निकाला। तो देखो, अंडमान बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है और काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया भी है। तो पहले भारत सरकार ने अंडमान के आसपास के एरिया को नो गो एरिया घोषित किया था। अंडमान में भारत की तीनों सेना है, तो सिक्योरिटी के लिए अंडमान के आसपास के कुछ एरिया को नो गो एरिया में रखा गया था। इसके अलावा DRDO, इसरो कई बार मिसाइल टेस्ट भी इसी एरिया में करते थे, तो इसके चलते भी इस एरिया को नो गो जोन एरिया में रखा गया था। पर 2022 में भारत सरकार ने डीप सी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया और साथ में नो गो जोन एरिया को हटा दिया, जिसके बाद अंडमान में एक्सप्लोरेशन शुरू की गई। इसके अलावा जियोलॉजिकल इशू, वेदर इशू, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के चलते भी भारत के ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन में डिले देखने को मिला है। देखो, क्रूड ऑयल भारत की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ने लगती है, जिसके चलते भारत में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगती है। तो इसीलिए भारत सरकार एक तरफ क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगी हुई है। क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करने के लिए भी भारत सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग पे काम कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग से 24,300 करोड़ रुपए की बचत करी है। भारत ने 509 करोड़ लीटर पेट्रोल सेव किया है और इससे 108 मीट्रिक टन कार्बन इमिशन कम जनरेट हुआ है। भारत इस समय 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करता है। आने वाले 5 सालों में भारत इसे 20% तक ले जाना चाहता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग से एक तो एनवायरनमेंट को फायदा होता है, कार्बन इमिशन कम जनरेट होता है, साथ में फार्मर्स को भी फायदा होता है, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग ज्यादातर शुगर केन मेज के जरिए से होती है। इसके अलावा अमेरिकन बेस्ड लॉरेंस बर्कले नेशनल लैब का कहना है कि भारत 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जिसके चलते भारत की एनर्जी में फॉसिल फ्यूल का शेयर कम होता जा रहा है और नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर इंक्रीज हो रहा है। लॉरेंस बार्कले नेशनल लैब बहुत ही रेप्यूटेड लैब है, जो 1931 में फाउंड हुई थी और यहाँ के 16 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और इन्होंने पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट में बताया है कि सबसे पहले भारत 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेगा। फिर 2040 तक 80% क्लीन ग्रिड होगा और 2047 तक 90%। इसके अलावा 2035 तक भारत में 100% न्यू व्हीकल सेल्स इलेक्ट्रिक की होगी। मतलब भारत में बहुत तेजी से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होंगे। इसके अलावा भारत में हैवी इंडस्ट्री प्रोडक्शन भी ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट होगा। 2047 तक 90% आयरन स्टील, 90% सीमेंट और 100% फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भारत को 2023 से 2040 तक 2 मिलियन टन लिथियम चाहिए होगा और भारत उस समय तक लिथियम में आत्मनिर्भर भी हो जाएगा, क्योंकि फरवरी 2023 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन लिथियम खोज निकाला है। तो भारत को फ्यूचर में लिथियम इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और इसीलिए भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करने से भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। 2047 तक भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट 90% तक कम हो जाएगा। भारत सालाना $240 बिलियन बचाएगा। इसके अलावा भारत का कोल इंपोर्ट भी 95% तक कम हो जाएगा। क्लीन एनर्जी से भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि उस समय तक भारत की डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पे कम हो जाएगी। इसके अलावा 2047 तक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन में शिफ्ट होने से नेट कंज्यूमर सेविंग $2.5 ट्रिलियन की हो जाएगी। मतलब आज के समय जो लोग पेट्रोल और डीजल में पैसा खर्च करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट होने से उनका पैसा बचेगा
और 2047 तक पैसा बचते बचते $2.5 ट्रिलियन तक हो जाएगा। इसके अलावा भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल कम होगा, भारत का ट्रेड डेफिसिट कम होगा, भारत की डिपेंडेंसी कम होगी। साथ में भारत जो इंपोर्ट में पैसा बचाएगा वो उसे अपनी ही इकोनॉमी में लगाएगा, जिससे भारत और तेजी से ग्रो कर सकेगा। तो एक बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और एक बहुत खुशाइन बात है कि इंडिया में डिफरेंट रिजर्व्स निकल रहे हैं ऑयल, क्रूड ऑयल के, और जो आपके गैस है उसके निकल रहे हैं, जिससे इंडिया को फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होने वाला है। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जो रिजर्व्स अभी जो बताए जा रहे हैं वो इंडिया के लिए अगले 70 साल के लिए मोर देन इनफ हैं कि इंडिया को किसी से लेने नहीं पड़ेंगे। इंडिया अगले 70 साल तक से अपने ही जो रिजर्व्स हैं वहाँ से निकाल के यूज़ कर सकता है ऑयल। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और वैसे भी कह रहे हैं विद फ्यूचर आगे जाके वैसे भी जो रीन्यूएबल एनर्जी के थ्रू चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी और गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक कार्स हो जाएंगी, तो वैसे भी ऑयल की जो डिमांड है वो कम होना शुरू हो जाएगी जो आम लोगों के लिए है। लेकिन बाकी जो आपकी इंडस्ट्रीज चल रही है उनके लिए जो जरूरत होगी वो तो ऑब्वियसली रहेगी। लेकिन ये रिजर्व्स निकलना, एक ऑयल के रिजर्व्स निकलना बहुत बड़ी बात है। जिस तरह की दुबई और सऊदीया के पास है उनके रिजर्व्स है, तो उसकी वजह से वो कहाँ से कहाँ चले गए। तो इस तरह अगर इंडिया के भी रिजर्व्स निकले हैं और उस तरह की नहीं भी हैं, जितने भी हैं, लेकिन वो सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, तो वो अपने पैरों पे और खड़े हो सकते हैं। और जो कह रहे हैं कि कितना % ऑफ देयर GDP और जो इनकम है वो जाती ही सिर्फ ऑयल के इम्पोर्ट करने पे है, तो वो ऑब्वियसली वो खत्म होगी तो सारा पैसा बचेगा वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, वो अपने हॉस्पिटल्स पे लगाएं, अपने इनका एजुकेशन पे लगाएं, तो वो आपके पास पैसा वो बचेगा, उस पर आप आवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत काम कर सकते हैं। फिर एक और ये बता रहे थे कि लिथियम का भी जो रिजर्व्स इंडिया में मिले हैं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, बहुत खुशाइन बात है। और विद फ्यूचर ये जो है आगे जब फ्यूचर में इंडिया को ये बहुत ज़्यादा काम करेगा, फ़ायदा देगा। बिकॉज अभी इंडिया एज डेवलपिंग कंट्री जा रहा है, तो इंडिया जो सोच रहा है कि GDP को हिट करने के लिए और अपने आवाम को पॉवर्टी लाइन से निकालने के लिए, तो उसके अंदर ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। तो वो पैसा जो बचेगा वो इंडिया की आवाम के लिए जो यूज़ होगा, तो ऑब्वियसली वो पॉवर्टी लाइन से बाहर आएंगे, वो जो आपकी इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन जाएगा। तो मुझे तो ये लगता है, तो एक बहुत ही खुश आइन बात है इंडिया के लिए। देखिए ये बताया जा रहा था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास से कहीं ये रिजर्व जो है वो निकाले गए। इसका मतलब है कि इंडिया में ऐसे और बहुत सारे आइलैंड्स भी होंगे जिनको अभी तक फुली एक्सप्लोर नहीं किया गया, क्योंकि ये अब रिजर्व अगर यहाँ पर सामने आ रही, इसका मतलब है कि वो आइलैंड्स को इतना एक्सप्लोर किया ही नहीं किया, पहले से थे वहाँ पे रिजर्व। तो ऐसे बहुत सारे और आइलैंड्स हैं जिनको एक्सप्लोर करना चाहिए। वहाँ पर अगर कोई और ऐसी चीज़ जो कि आपकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकती है वो निकल कर सामने आए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे रिसर्चर्स और ऐसी जो एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें ना वो होती रहनी चाहिए, क्योंकि वो आप यू नेवर नो कि वो आपको क्या देकर चली जाए। सो ये भी एक चीज़ होती है। एंड जहाँ तक बात रहेगी कि ऑयल रिजर्व की, ये एक बहुत अच्छी एक समझ लें गुड न्यूज़ है फॉर इंडिया कि ये रिजर्व निकले, क्योंकि ये एक बहुत ना लकी सी चीज़ होती है कि आपके अपने मुल्क के अंदर से वो आ गई है वो चीज़, ऑयल निकल कर रिजर्व निकल है, क्योंकि बाहर से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट, वो एक जाहिर है आपको पैसा उसमें ज़्यादा लगता है। अब जैसे कि सऊदी और दुबई की, जैसा आज़म ने भी बोला कि है कि वहाँ पर ये है कि वो अपने इतने सेल्फ सफिशिएंट तो वो होंगे, लेकिन वो दुनिया को भी दे रहे हैं, तो उससे उनका कितनी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चली गई है, उनकी वो है ऑयल के ऊपर चल, क्योंकि आपको किसी और मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा इन फ्यूचर के लिए। So that's the best thing। और अच्छा लगा देखकर, that was a good news for India and this was our video and this was our reaction on this video। I hope so कि आप लोगों ने enjoy किया होगा, अगर किया है तो like शेयर सब्सक्राइब कर देना। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।